बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तनवीर हसन फ्रॉम अल-कलम एजुकेशन एकेडमी साहिवाल। आज हम क्वालिफाई एमएड का चैप्टर नंबर 6 में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के पहले 64 क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। द मेन पर्पज़ ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। अब हमें ये बात ख्याल रखनी चाहिए, ज़हन में रखनी चाहिए कि जो भी पर्पज़ हैं सुपरविज़न के, सब का अहम काम, सबसे मेन काम उनका यही है कि बच्चे की फलाह ही है। तमाम का तमाम जितने हमारे स्कूल बनाए जाते हैं, टीचर्स को पे दी जाती है, स्कूल में क्लास 4 के मुलाजिम रखे जाते हैं और एक पूरी चेन जो है वो इसको वॉच कर रही होती है। सारे का मकसद जो है वो स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाना मकसद होता है, स्टूडेंट की बेहतरी, उसकी तलीम व तरबियत मकसद होता है। तो मेन हमारा जो है फोकस है, वो मरकज़ जो है वो स्टूडेंट है। ये बात सबसे पहले। द मेन पर्पज़ ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। बच्चों की फलाह के लिए सुपरविजन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। कैसी होनी चाहिए सुपरविजन? तामीरी होनी चाहिए। ज़ाहिर है सुपरवाइज़र जो है अगर इस तरह की वो सोच रखेगा कि मैं तामीरी काम करा लूँ, क्रिएटिव काम करवा लूँ, तो ज़ाहिर है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर वो सिर्फ उन पर जो इंस्पेक्शन, जैसा कि उससे पहला रूल था, इंस्पेक्शन की तरफ जाएगा, वो तनकीद होती थी उसमें और ज़्यादा पॉजिटिव काम नहीं होते थे। और आमतौर पर यहाँ मैं थोड़ी सी बातें और भी डिस्कस कर लूँ। सुपरवाइज़र होना, मैनेजर होना और एडमिनिस्ट्रेशन होना, ये असल में सारी की सारी जो हैं ये HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से थ्योरी आई हैं और ये इंडस्ट्री से आई हैं। इंडस्ट्री में आमतौर पर हम ये जानते हैं कि फ़र्ज़ करो एक हेड ऑफिस है, लाहौर में है हेड ऑफिस, उसके वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ डिपार्टमेंट बैठा हुआ उनका, वो वहाँ पर फ़ैसला साजी कर रहा है और नीचे उन्होंने 3 उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। वहाँ तीनों शहरों में इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने एक अपने अपने मैनेजर लगाए हुए हैं। मैनेजर्स के नीचे उनके शोबे हैं, हर शोबे का एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सुपरवाइज़र है जो कि सुपरविजन कर रहा है, उसके नीचे वो लेबर है। ये वहाँ से असल में ये सारी जो हैं वो बोरो की गई हैं एजुकेशन में। असल में तो ये बिज़नेस की टर्म्स थी सारी। अब सबसे ऊपर जो है हायरार्की में एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, उसके नीचे मैनेजर आएंगे। मैनेजर जो हैं वो दरमियान वाला रोल अदा करते होते हैं, उनको सारी चीज़ें फ्राहम कर दी जाती हैं, इक्विपमेंट फ्राहम कर दिए जाते हैं, रिसोर्स फ्राहम कर दिए जाते हैं, उनको वो अप्लाई करते हैं। और सुपरवाइज़र का हमेशा जो है अपने लेबर से नीचे जो रवैया जो है वो फ्रेंडली होता है। ये वहाँ से बोरो की गई टर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प। अब यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन में सुपरविजन का सबसे मकसद क्या है? चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, बच्चे अच्छी तरह जो है वो लर्न कर सकें। द एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द। अब एलिमेंट्री टीचर किसको जवाब दे होते हैं? वो हेडमास्टर को डायरेक्टली जवाब दे होते हैं। द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर इज़ दैट दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप। अब क्या क्रिटिसिज्म, क्या तनकीद की जाती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर कि वो जो है एक अच्छी लीडरशिप जो है फ्राहम नहीं कर पाते। द स्कूल हेड मास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। अब स्कूल हेड मास्टर्स क्या एक्सपेक्ट करता है? टू पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। जो भी कोर्स ऑफ स्टडी उसको दिया जाता है, जो भी उसके ज़िम्मे लगाया जाता है निसाब, उसको इम्प्लीमेंट करना, टीचर्स के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करवाना और अपने स्कूल का ऐसा माहौल बनाना कि वो बच्चे जो है उसको लर्न कर सकें, बच्चे जो हैं वो मतलूबा नताइज दे सकें, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। तो वो कोर्स ऑफ स्टडी को ऑपरेशन में लेके आना, उसको अमली जमा पहनाना, ये हेडमास्टर की सबसे अहम जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुपरवाइजर इज़ वन हु। कौन सुपरवाइज़र है? प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प। जैसे पहले बात कर चुका हूँ मैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविज़न, ये सारी की सारी टर्म जो हैं वो बिज़नेस से और इंडस्ट्री से ली गई हैं। तो सुपरवाइज़र हमेशा फ्रेंडली हेल्प करेगा अपने नीचे बनने की, ताकि वो मतलूबा नताइज, मतलूबा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। द इफेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय। इफेक्टिव सुपरविजन क्या इंडिकेट करती है, क्या उसमें होना चाहिए? हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशेंट। इस तरह के टीचर्स हो जाएं कि वो अपनी आपके तहत सेल्फ सफिशेंट हो जाएं, वो खुद से वो नताइज हासिल करना शुरू कर दें, ऐसे काम करें, ऐसी डगर पर चल पड़ें, ऐसे जो है वो अपनाना शुरू कर दें सिस्टम को कि वो खुद जो है वो अपना काम रिजल्ट जो है ओरिएंटेड हो जाएं, रिजल्ट देना शुरू कर दें।
द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटर्मिन्ड बाय, अब स्कूल की पॉलिसी क्या डिटर्मिन करती है, सिटीज़न एंड एजुकेटर्स। अब जब ये हमारा एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल बनना शुरू हुई 1994 में, उसके बाद से जो है सिटीजन्स को और एजुकेटर्स को, टीचर्स को स्कूल की पॉलिसी में जो है शामिल करना शुरू कर दी गया, नैरो डाउन कर दी गया, ताकि तमाम जो मसाइल हैं वो निचली सतह से ही हल होना शुरू हो जाएँ। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज़, अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की क्या है, एक स्कूल के हेड की, प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, वो जो तलीमी प्लान है उसकी लीडरशिप को वो प्रोवाइड करे, वो फराहम करे, वो मालूमात जो मनसूबासाजी करता की हुई है उसको इम्प्लीमेंट करवाए, वो ऐसी लीडरशिप फराहम करे कि वो इंस्ट्रक्शन प्लान को लागू कर सके। इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज़, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या इंडिकेट करता है, इसमें इक्वल राइट्स की बात करता है, पार्टिसिपेशन की, तमाम लोग पार्टिसिपेट करें, कोऑपरेशन करें, ऑल ऑफ द अबव। ये डेमोक्रेटिक अप्रोच में तमाम को जो है शेयर की जाती हैं बातें, और उनके लोगों की बातों को अपने प्लान के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ बैक टू 5000 BC, 5000 कबल मसीह से एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री जो है वहाँ से ही ली गई, वहाँ तक जो है इसका रिकॉर्ड जाता है, वहाँ से शुरू हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, अब टू लुक आफ्टर, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इसका ख्याल करना, टू लुक आफ्टर। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज़, अब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन जो है इंस्ट्रक्शनल टास्क को लागू करना और नॉन इंस्ट्रक्शन टास्क को लागू करना, बोथ ए एंड बी। आगे हम अगले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शनल टास्क और नॉन इंस्ट्रक्शन टास्क के बारे में पढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशन एनवायरनमेंट, अच्छा तलीमी माहौल फराहम करना इंस्ट्रक्शनल टास्क में आ जाता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन टास्क में क्या होगा, तदरीसी माहौल फराहम करना, जिसमें टेक्स्ट बुक्स आती हैं, चार्ट्स आती हैं, एविएट्स आते हैं, कोई कंप्यूटर आ जाता है, ये सारा जो तदरीसी जो है मवाद जो है वो इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट फराहम होता है इससे। अरेंजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्स, अब फिज़िकल रिसोर्स क्या हैं, ये नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क हैं। फिज़िकल रिसोर्स में क्या हैं, ये क्लास रूम्स हो सकते हैं, स्कूल की बाउंड्री हो सकती है, स्कूल का प्ले ग्राउंड हो सकता है, कोई लॉन्स हो सकते हैं, कोई उसकी सड़कें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर तमाम चीज़ें जो नॉन इंस्ट्रक्शन है, जिनका तलीम से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो उसके लिए फ़िज़िकल इन्वायरमेंट तो फराहम करते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट नहीं है, वो फ़िज़िकल रिसोर्स हैं। और तमाम चीज़ों को जो सुपरवाइज़ करना वो हेड का ही काम है, बेशक वो एजुकेशनल हो या नॉन एजुकेशनल हो, फिज़िकल हो, तमाम को सुपरवाइज जो हेड करता है। द मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, एडमिनिस्ट्रेशन के अब जहाँ पर 3 जो हैं अक़साम हैं, चलते हैं उन अक़साम की तरफ। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की किस्म कौन सी नहीं है, इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की किस्म नहीं है। अक़साम हैं कौन कौन सी, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, जी अथॉरिटेरियन क्या होता है, जिसमें अथॉरिटी कायम की जाती है, रिट कायम की जाती है, जो है रूड रवैया होता है और मतलब क़रानीत होती है, एक शख्स अपने आप को सब कुछ समझता है और अपने लाज को वो लागू करता है, किसी की नहीं सुनता। डेमोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है तमाम की राय का ख्याल रखा जाता है, उसको शेयरिंग की जाती है, लोगों की बात को सुना जाता है। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें दूसरों के कामों में मुदाखलत नहीं की जाती, दूसरे कामों को ऐसा समझा जाता है दूसरों को कि वो खुद ही ऐसे ज़िम्मेदार हैं कि उनके काम में मुदाखलत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जापान के अंदर इस तरह का रूल चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो 2 तरह की हैं, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक, लेकिन ओवरऑल 3 तरह के जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं टाइप्स हैं, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी खूबी या खामी नहीं है अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उसमें शेयरिंग नहीं है। बाकी जो रडनेस है, सप्रेशन ऑफ सबॉर्डिनेट को दबाना और रूड रवैया रखना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये सारी की सारी खूबियाँ अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन की हैं। जो नहीं है वो शेयरिंग है, शेयरिंग वाली जो है डेमोक्रेटिक में आ जाती है। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, अब अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ पर बेस करती है, ये डिक्टेटरशिप पर बेस करती है, यानी कि मतलब क़रानी की तरफ आती है, अपने आप को कुछ अथॉरिटी समझते हैं, वो अपना रूल्स को लागू करते हैं, जो अपने फ़ैसलों को ही लागू करते हैं, दूसरों की बातों को सुनना गवारा नहीं करते। 21 डेमोक्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, अब डेमोक्रेटिक जो जमहूरी रवैया एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन सा है, वो म्यूचुअल शेयरिंग है। ये म्यूचुअल शेयरिंग बार बार लफ्ज़ आ रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग वाला जमहूरी एडमिनिस्ट्रेशन में।
लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, अब लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी किस्म है? नॉट इंटरफेरेंस, कि दूसरों के कामों में बिल्कुल मुदाखलत की नहीं जाती, बल्कि ये समझा जाता है वो खुद ज़िम्मेदार हैं, उनमें एहसास ज़िम्मेदारी है, वो अपने काम को बखूबी जानते हैं और बखूबी टाइम पे कर सकते हैं, इसलिए वो एडमिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो एडमिन जो है वो दूसरों कामों में जाके चेक करना गवारा नहीं करता। नॉन इंटरफेरेंस। बॉस इज़ राइट इज़ अ फीचर ऑफ, अब ये लफ्ज़ जो है बड़ा अहम आ गया, पेपर में आ सकता है, आया है बल्कि लास्ट वाला PSC पेपर्स में। बॉस इज़ राइट कौन सा फीचर है? अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की में कहा है कि बॉस समझता है कि जो मैंने कहा है वही सही है और बॉस के अलावा कोई बात सही नहीं है, जो बॉस कहता है वही दुरुस्त है, अपने आप को अथॉरिटी मानता है वो। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन, दूसरों की बात को, दूसरों की राय को रिस्पेक्ट देना, इज़्ज़त देना इज़ अ फीचर ऑफ, ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी है कि दूसरों की राय की भी अहमियत है। हो सकता है कि आपका सबॉर्डिनेट बहुत अच्छा मशवरा दे और आपका स्कूल जो है या आपका जो है फर्म जो है वो अच्छी रन कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड, अब किस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट केयर्ड? लेजिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ज़िम्मेदारी ये वो समझते नहीं है एडमन के दूसरों के कामों में जाके वो चेक करे, दूसरों को जो है वो जाके कुछ बताए समझाए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं समझता। इसका मतलब ये है वो समझता है कि जो मेरे अंडर जो सबॉर्डिनेट हैं वो खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। और किसको ज़रूरत नहीं है? किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में? यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है रिस्पॉन्स नॉट केयर्ड। लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन, और सुपरविजन लिटरल मीनिंग क्या है? सुपीरियर नॉलेज एंड पावर, कि सुपरवाइज होता कौन सा है? जिसके पास जो है सुपीरियर नॉलेज होता है एंड पावर भी होती है ताकि वो अपने कामों को दूसरों पर नफज कर सके, मुतल्लिका ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके। सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज़ द सेइंग ऑफ, ये बड़ी अहम तारीफ़ है हाई एंड फारसेद की कि सुपरविजन ऐसा नहीं है कि टीचर्स को कंट्रोल किया जाए, बल्कि सुपरविजन का मकसद ये है कि उनसे कोऑपरेटिवली जो है अच्छे अंदाज से काम लिया जाए। हाई एंड फारसेद। हु सेट सुपरविजन इज़ द सेट ऑफ सर्विसेज का ऐसा सेट है सुपरविजन एंड प्रोसेसेस फॉर टीचर डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल, के स्कूल के गोल्स को हम जो है अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें, उनको हासिल कर सकें, ऐसा प्रोसेस है सुपरविजन। ये कौन कहता है? गैलेथॉन। अब यहाँ पर मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है गोल्स ऑफ स्कूल को, G इज़ फॉर गोल्स, G फॉर गैलेथॉन, ताकि हमारा थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय, अब आमतौर पर सुपरविजन कौन करता है? ज़ाहिर है स्कूल का हेड जो है, स्कूल का प्रिंसिपल जो है वही टीचिंग को सारा सुपरवाइज करता है, वही सुपरवाइजर होता है स्कूल का। नेक्स्ट जी, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल, अब ये हाउ वेल कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ, ये इंस्पेक्शन का आ गया जिसमें तनकीद आ गई। इसका मतलब है हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्म, किस तरह का स्कूल चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, कमी क्यों है। इसका मतलब है ये वो अल्फाज हैं जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी पर, तो ये इंस्पेक्शन आ जाएगा जी। अकॉर्डिंग टू फाइल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 5 फाइल, F से 5 F से फाइल याद कर लें। इसको POCCC, यानी 3 दफ़ा C और PO शुरू में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये साइड पे लिखे हुए मैंने। ये फॉइल के एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के 5। अकॉर्डिंग टू गुलिक एंड उर्विक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 7, ये बहुत दफ़ा पेपर में हैं। गुलिक और उर्विक के कितने हैं? वो 7 हैं। ये आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, लफाज जो हैं 8 बनते हैं, लेकिन CO जो है वो एक लफ्ज़ है, तो यहाँ पर 7 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पोस्ट कॉर्ब POSTCORB, CO स्टैंड फॉर, इसमें POSD, अब सारे लफाज जो हैं P से प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, CO से कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है, ये सारे के सारे 7 बन जाएंगे। और CO जो है वो इकट्ठा है कोऑर्डिनेटिंग से है। CO स्टैंड्स फॉर, अब कोऑपरेशन, कलेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेशन, इसमें आंसर जो है वो C है, कोऑर्डिनेटिंग। ये चीज़ें याद करने की हैं, बहुत अहम है, पेपर में आ सकती हैं, इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। कोऑर्डिनेटिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग। टू मेक अरेंजमेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ, अब अरेंजमेंट कहाँ की जाती है, चीज़ों को कहाँ जोड़ा जाता है? सेंसेस में। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, जोड़ना, अरेंजमेंट करना। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस
अब कहाँ पर प्लान्स और जो किए जाता है और डिसीजन जो लिए जाते हैं उनको कहाँ पर अमल दरामद किया जाता है, इस अमल को प्लान्स बनाना और डिसीजन लेना और उसको फिर एग्जीक्यूट करना, अमल दरामद करना, ये कमांडिंग की एक जो है डेफिनेशन आ जाएगी। इसका मतलब है हम जब प्लान बना रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और उसको अमल दरामद हो रही है, इसका मतलब कमांडिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्रिंग हार्मनी की महंगी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, अचीव करना चाह रहे होते हैं, उसके एलिमेंट्स के अंदर आपस में हार्मनी रखने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। एक फर्म है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है तमाम में कोऑर्डिनेशन होगी तो ही वो फर्म जो है कामयाब होगी। स्कूल है तो वो स्कूल तभी कामयाब होगा। हेड से लेकर क्लास 4 का अमला जो है वो तमाम जो है उसमें एक हार्मनी आएगी, एलिमेंट्स को, वो एक प्रोग्राम जो हम लेके चल रहे होते हैं वो सब में हम महंगी आएगी, सब किसी की बात को सुनेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग अमल हो रहा है, हार्मनी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा। स्कूल बजट इंक्लूड्स, अब स्कूल का बजट कौन सा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी स्कूल का बजट में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं। ये अगर उसमें जाएँ तो इसका मतलब है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, उसका 7वां जो है बजटिंग वाला बजट आ जाएगा इसमें। इसका मतलब दोनों चीज़ें आ जाएंगी, डेवलपमेंट बजट और नॉन डेवलपमेंट बजट एक्सपेंडिचर, सारे का सारा जो है बजट कहलाता है। MB स्टैंड फॉर बजट मैनुअल, ये मैनुअल बजट बनाया जाता है और भेजा जाता है दफातर में, वापस रिटर्न किया जाता है। नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स, अब नॉन डेवलपमेंट बजट में क्या आएगा, सैलरीज आ जाएगी, रनिंग एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी, जैसा कि मेंटेनेंस कर रहे हैं, अगर बिल्डिंग थोड़ी बहुत ख़राब होगी तो हम उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, कलर कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, ये नॉन डेवलपमेंट बजट है। अगर हम नीचे नेक्स्ट सेक्शन में आ गया, न्यू लाइब्रेरीज़, लेबॉर्ट्रीज़ ETC आर कंस्ट्रक्टेड, उनकी तमीर हो रही है, इसका मतलब अगर नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो डेवलपमेंट बजट ये आ जाएगा। पहले से बनी चीज़ों को रिपेयर करना या सैलरीज देना नॉन डेवलपमेंट बजट था, और नई लैब बनना, नई लेबॉर्ट्री बनना, नए कमरों की तमीर होना, ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट बजट में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ, लीडर कौन होता है, जो इन्फ्लुएंस डालता है टू मोटिवेट, लोगों को मोटिवेट करता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी फर्म के तंजीम के उसके ज़िम्मे काम लगे हुए हैं, गोल लगे हुए हैं, उनको वो अचीव करता है। तो ये तमाम की तमाम एबिलिटी जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ कहलाएंगी। टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, ऑल ऑफ द अबाउट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑल ऑफ द अबाउट। स्टाफ डेवलपमेंट मीन, स्टाफ डेवलपमेंट क्या मतलब क्या है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ की डेवलपमेंट तब होती है, स्टाफ भर्ती हो गया उसकी डेवलपमेंट तब होगी, उसमें तभी इम्प्रूवमेंट आएगी जब उसकी हम ट्रेनिंग कराएंगे। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा आया, स्टाफ डेवलपमेंट मीन ट्रेनिंग स्टाफ। सिलेक्शन वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, अब हमने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से एक चीज़ को हमने चूज़ करना है, एक कोर्स को हमने अप्लाई करना है, तो इसका मतलब है हम चूज़ कर लेंगे, इसका मतलब हम डिसीजन ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक को हमने सेलेक्ट करना, डिसीजन मेकिंग का। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है फ्रेडरिक टेलर ने क्या किया जी, साइंटिस्ट ने कहा था, जिसने प्रोडक्शन लेनी थी ज़्यादा मैनेजमेंट से, तो वो साइंसी तरीका अपनाकर उसने प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया, तो फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का फादर में जाना जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी में क्या है जी, हेनरी फॉयल है। ये साथ मैंने दो और भी लिखे हैं, जैसे फ्रेडरिक टेलर लिखा है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का था, और एल्टन म्यू जो था वो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने का वाला जो है मुफक्कर था। वाला ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी में हेनरी फॉयल आ जाएगा। 46, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर, तमाम गवर्नमेंट की ग्रांट जो आती हैं, जो अखराजात होते हैं, आर मेंटेन्ड इन, वो कहाँ मेंटेन होते हैं, वो हमारा स्कूल में कैश रजिस्टर होता है, वहाँ सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, कितने अखराजात हो गए और कितना जो है वो ग्रांट्स हमें वसूल हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तमाम का हिसाब किताब कैश रजिस्टर में आ गया। आगे जो है जो रजिस्टर्स और हैं, अकाउंटेंट्स रोल है, वहाँ तनख्वाहें आती हैं। स्टॉक रजिस्टर में स्कूल का जो है बाकी स्टॉक का जो फिज़िकल चीज़ें हैं उनको लिखा जाता है, तमाम के तमाम, इवन की बेंचेस, कुर्सियों का रिकॉर्ड, हर चीज़ का स्टॉक। फिर कॉन्टीनेंट रजिस्टर्स में जाता है, दिल्ली का हिसाब लगाता है, अगर मतलब दिल्ली जो अखराजात हैं, कुछ गर्मी है तो बर्फ़ आ रही है, सर्दी है तो कोयला ख़रीदा जा रहा है, वो कॉन्टीनेंट रजिस्टर में आता है। लेकिन ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर जो हैं वो कैश रजिस्टर में आ जाएंगे। इन केस ऑफ GP फंड, अब GP फंड जो है वो टीचर्स की तनख्वाह में से कट रहा होता है, और वन ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर फंडिंग, अगर वो GP फंड कोई टीचर निकलवाता है तो वो कितनी उसकी एक साथ बनती हैं, वो 36 हैं जी, 36 किस्तों में इसको जो है वो वापस करेगा।
फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स इन स्टेप ऑफ प्लानिंग। अब अल्टरनेटिव्स क्या हैं, डेवलपमेंट अब हम कर रहे हैं, जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो अल्टरनेटिव्स होते हैं, उन्हें बेहतरीन यूज़ करना होता है कि ये हम डिसीजन लेते हैं, ये हमने प्लान किया तो इस अमल को हम अप्लाई करते हैं, अगर वो सूटेबल नहीं है तो हम प्लान बी की तरफ जाते हैं, इसका मतलब अल्टरनेटिव हम की तरफ जा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ फंड्स इज अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंड इज़। अब एक ख़ास पीरियड के लिए हमें फ़ंड्स मिलते हैं और हम उनका खर्चात करते हैं, तो ये तमाम अमल क्या कहलाता है, ये सब मतलब बजटिंग कहलाता है, बजट से रिलेटेड आ गया जी। ACR मीन्स, अब ACR क्या है, ACR हम साल जो टीचर्स काम करता है साल इन द एंड जो है वो 31 दिसंबर को, यानी कि उसकी ये एनुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट लिखी जाती है, इसके साल की कारकर्दगी लिखी जाती है 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक, यानी कि साल के शुरू से ये, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि ये ना 3 तरह के हमारे साल शुरू होते हैं। अगर हम जो है तलीमी साल देखें तो हमारे स्कूलों में जो है वो अप्रैल से शुरू होता है तलीमी साल जो है, और एनुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट टीचर की लिखी जाती है वो 1 जनवरी से लिखी जाती है। और एक और चीज़ जो है, जैसे स्कूल में बजट आता है तो वो हमारा जून जो है जुलाई से शुरू होता है, जून से शुरू होकर जो है नेक्स्ट चलता है अगले साल के जून से पहले। ये 3 तरह। तो ये वाली जो ACR जो है वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR टीचर्स की लिखी जाती है और हेड टीचर लिखते हैं। टाइप्स ऑफ सुपरविजन इनकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज़। अब ऐसी कौन सी सुपरविजन है जिसको इनकरेज करती है वैरायटी को, नोवल आइडियाज़ को, ओरिजिनलिटी को, नई नई चीज़ को, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स को, क्रिएटिव इसकी बात है, ये क्रिएटिविटी इसका आ जाएगा आंसर। हु एडवोकेट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के मतलब मैं बता दूँ, ये मैक्स वेबर इसके जो है एडवोकेट, और ये जर्मन थे, इसके बारे में बहुत सवाल पेपर में आ सकता है। मैक्स वेबर जो है इस रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जर्मन थे वो। 53, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद। अब डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को, जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव। और ये पॉलिसी जो भी हैं, किसी इदारे की पॉलिसीज़ हैं उनको अमल कराना, प्रोसीजर जो भी दिए गए हैं उनको प्रोसीजर्स के तहत काम कराना, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसकी जो जॉब है उसको वही उससे काम लेना, अगर टीचर है तो उसको पढ़ाना, अगर क्लास 4 का माली है तो उससे माली का काम लेना, गेट कीपर है तो गेट कीपर से, अगर LA है तो LA काम, क्लर्क है तो क्लर्क काम, किसी और दूसरे से हम दूसरे काम नहीं ले सकते। तो जो काम जिसके ज़िम्मे हैं उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, वो काम लेना। ये सारा काम अमल जो है पॉलिसीज़ पर अमल करना, प्रोसीजर को फॉलो करना और जॉब डिस्क्रिप्शन करना क्या कहलाता है, ये डायरेक्टिंग कहलाता है। 54, इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड, अगर कोई नए भर्ती इंसान होता है, टीचर भर्ती होता है, कोई और मुलाजिम भर्ती होता है, उसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 साल होता है। इसमें जो गवर्नमेंट चेक करती है क्या रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ये काम कर रहा है, तो प्रोबेशन के बाद उसको परमानेंट किया जाता है। इसको हम कहते हैं गैर मुस्तकिल पीरियड होता है, इसमें इंसान जो है वो भी जॉब उसकी जो है मुस्तकिल नहीं होती। द पावर डेलीगेशन थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पावर जो है वो पूरे इदारे में तकसीम कर देंगे, थ्रू आउट निचली सतह तक जाएंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे। कहीं कि इसका मतलब ये है कि अगर स्कूल का हेड जो है वो अपनी पावर जो है टीचर को दे रहा है, नीचे जो हम खुद वो आज़ाद हैं काम करने में, नीचे क्लास 4 का अमला आज़ाद है, इस तरह फर्म है तो निचले सतह तक जो है जो पावर्स को डेलीगेट कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन में फैला दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। अगर सारी की सारी ताकत एक ही हाथ में होती मरकूज़ तो वो सेंट्रलाइजेशन की बात है कि सेंटर में ही सारी ताकत का मंबा मरकज़ एक ही है, तो सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर डेलीगेट कर दी गई सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसेंट्रलाइजेशन आ गई। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़ हेनरी फॉयल। 57, द स्मॉलेस्ट इंटरेक्शन पार्ट ऑफ द सिस्टम आर। अब किसी भी सिस्टम का सबसे छोटा जो है वो कंपोनेंट होता है, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। 58, विच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60। अब जो रिटायरमेंट जो है 60 साल की उम्र पूरी करके कोई शख्स रिटायर होता है, उसकी पेंशन जो मिलती है उसको क्या कहते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, ये सुपर एनुएशन कहते हैं। सुपर एनुएशन 60 साल के उसने उम्र पूरी कर ली, सर्विस जितनी भी हुई उसकी, 60 साल उम्र पूरी करने वाले शख्स की जो पेंशन मिलेगी वो सुपर एनुएशन कहलाएगी।
जहाँ पर कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे रिटायरमेंट है वो 25 साल सर्विस के बाद भी इंसान रिटायर हो सकता है, तो उसका मतलब 25 साल से सर्विस की है तो उसको रिटायर हो गया तो उसको रिटायरिंग कहेंगे। इनवैलिड जो है अगर बंदा बीमार हो जाए, कुछ और मसाइल बन जाए तो इनवैलिड उसको पेंशन मिलेगी। कंपनसेशन है कि अगर उसको महकमा ख़त्म हो गया या कहीं और तरफ उसको जो हम ड्यूटी लगा दी गई और उसको जो है सर्विस से कह दिया गया कि आप यहाँ ना करें काम या उसको निकाल दिया गया तो उसको कंपनसेशन के तौर पर उसकी जो है पेंशन लगा दी जाती है। ये बाकी उसके एग्जाम आ जाएंगे। 59 all financial transaction of the school occurring from day to day is entered in। जो भी स्कूल में ट्रांजेक्शन होती हैं रोज़ाना के में लिखी जाती हैं वो कैश रजिस्टर में लिखी जाती हैं, कैश बुक में। नीचे लिखा है लॉग बुक। लॉग बुक जो है वो हायर अथॉरिटी जब भी स्कूल का विजिट करते हैं वो जो भी देखते हैं स्कूल का अंदाज़ कैसे चल रहा है, कोई कमियाँ हैं, खामियाँ, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ, सारी की सारी लॉग बुक में लिखते हैं हायर अथॉरिटी स्कूल के विजिट के दौरान। स्टॉक रजिस्टर में जो है स्कूल का स्टॉक जो तो सारा स्टॉक जो है फिजिकल उसके जो है वो डाटा एंटर होता है। सर्विस बुक जो है ये 1 से 15 स्केल तक की जो है वो सर्विस बुक जो है उसमें उसकी जो भी तनख्वाह बढ़ती है, जो भी वो अलाउंस लेता है वो सारे ऐड होते हैं और 16 और उससे अबव वाले जो हैं वो अकाउंट ऑफिस में उसका रिकॉर्ड होता है। 60 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स, दूसरों को डायरेक्ट करना, टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव, अपने कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं उसको तय करने के लिए, तो ये सारा अमल जो है मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट का शोबा जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे नीचे की तरफ आता है, दूसरा आता है। ये सारा काम जो है मैनेजर कर रहा होता है। माइक्रो प्लानिंग इज डन इज। अब माइक्रो प्लानिंग जो है प्लानिंग के हिस्से जो माइक्रो और माइक्रो लोअर और मिडल लेवल पर जाती है। 62 द ACR कैनॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस दैन 3 मंथ्स। अगर कोई सर्विस करता है सर्विस ज़ाहिर है 1 साल के बाद की जाती है, लेकिन कम से कम अगर 3 मंथ किसी ने अगर जॉब किसी के अंडर किए हैं तो तब नहीं लिखी जाएगी। अगर 3 मंथ से ऊपर किसी ने किसी के अंडर काम किया है, अगर हेडमास्टर है मिसाल के तौर पर, वो उसने ACR लिखनी है तो वो उसका जो है टर्नओवर जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा है तब भी वो अपने सबऑर्डिनेट्स की ACR लिख सकता है। द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज़। अब ऐसा कौन सा इंडिविजुअल ग्रुप जो है वो टास्क को डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसका मतलब है सुपरवाइज़र। ऐसा जो है वो डायरेक्ट भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। कोऑर्डिनेशन का वर्ड जहाँ यूज़ होता है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन करना सुपरवाइज़र का काम है, क्योंकि सुपरवाइज़र ऊपर मैनेजर को रिजल्ट देने होते हैं तो वो भी खुद जो है ज़िम्मेदार होता है बहुत सारी चीज़ों का। A choice made between 2 or more alternatives is called decision। हम 2 या तो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान हमने एक चॉइस करनी होती है, किसी फैसले की तरफ जाना होता है तो ये अमल डिसीजन कहलाता है। थैंक यू जी, आज के यही क्वेश्चन हो गए। अल्लाह।